हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लेखपाल भर्ती को लेकर लेखपाल भर्ती परीक्षा जो 19 जून को आयोजित होनी है, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 10 का दम एक बेहतरीन श्रृंखला आपको दी जा रही है। और इस श्रृंखला के अंतर्गत मैंने अब तक 3 से 4 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहला प्रश्न जो आपका दिया गया है, पूछा गया है यहाँ पे, किस सिंधुकालीन स्थल से, हड़प्पा काल या सिंधुकालीन सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड या अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और ट्रिपल स्टार वाला भी क्वेश्चन होगा। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि अग्नि पूजा के साक्ष्य किन 2 स्थानों से मिले हैं, है ना। किस स्थान से अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। सिंधुकालीन सभ्यता का स्थल होना चाहिए या हड़प्पा कालीन का स्थल होना चाहिए। 2 स्थान याद रखिएगा। एक तो पड़ता है आपका राजस्थान में कालीबंगा, है ना, एक तो कालीबंगा है, और एक आपका पड़ता है गुजरात में लोथल। ये 2 ऐसे प्लेसेस हैं, ऐसे स्थान हैं जहां से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, जो कि प्रश्न का उत्तर होगा। एक तो याद रखिएगा कालीबंगा, कालीबंगा है, राज्य पूछता है राजस्थान बताइएगा, और एक स्थान याद रखिएगा लोथल, जो कि गुजरात राज्य में है ना। इन दोनों ही स्थानों से जो है अग्नि पूजा या अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कालीबंगा और लोथल किस नदी के किनारे पे है। लोकेशन तो मैंने आपको बता दी है, राज्य तो मैंने आपको बता दिया किस राज्य में है, लेकिन आप मुझे बताएंगे किस नदी किनारे ये दोनों प्लेस पड़ते हैं कमेंट सेक्शन में, है ना। अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, पूछा गया है किस मुगल कालीन शासक को आप कलंदर के नाम से भी जानते हैं। किस मुगल कालीन शासक को कलंदर के उपनाम से भी जाना जाता है। मुगल काल यहाँ पे हिंट कर दिया गया है, मतलब चाहे वह आपका हुमायूं हो सकता है, जहांगीर हो सकता है, अकबर हो सकता है, बाबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मगर मुगल काल के बाहर आपका नहीं होगा, है ना। तो कलंदर के उपनाम से प्रसिद्ध कौन शासक है बताइएगा। जहरुद्दीन बाबर, है ना, जहरुद्दीन बाबर, जो कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। 1526 ईस्वी में लड़ाई आपकी हुई थी, पानीपत का पहला संग्राम बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और यह एक ऐसा युद्ध था जिसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। बाबर की अगर बात करिएगा तो इसे कलंदर के उपनाम से भी जाना जाता है, और साथ ही साथ उपवनों का राजकुमार, है ना, इसको आप उपवनों के राजकुमार के नाम से भी जानते हैं। ये सभी विशेषताएं जो हैं वह जहरुद्दीन बाबर की हैं। एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, आत्मकथा है, तुझके बाबरी। पूछा जाता है किस भाषा में है ना। बाबर का जीवन वृत्त है इसमें, और पूछा जाता है कि तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर आपके लिए होगा कि कलंदर के उपनाम से प्रसिद्ध कौन है, जहरुद्दीन बाबर, और साथ साथ उपवनों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो उत्तर आपका सेम होगा, मतलब जहरुद्दीन बाबर। अगला प्रश्न जो आपके लिए पूछा गया है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ट्रिपल स्टार इसको लेकर चलिएगा। ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है हमेशा मॉडर्न हिस्ट्री से अगर प्रश्न बनता है तो गदर पार्टी से किसी न किसी रूप में प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है ना। फिलहाल यहाँ पूछा गया है गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1913 याद रखिएगा, 1913, है ना। 1913 में अमेरिका का एक शहर पड़ता है सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, और यहाँ पे जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। यह भी आपसे पूछा जाता है कि इस पार्टी के संस्थापक कौन है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बताइएगा लाला हरदयाल, लाला हरदयाल के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। या तो स्थापना वर्ष पूछा जाएगा, या किस स्थान पर की गई है, या किसके द्वारा की गई है, ये आपसे पूछा जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न अगर बात करिएगा तो यहाँ पूछा गया है आपके कौन सी जनजाति ऐसी है भारत में पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी जनजाति जो दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार इसको लेकर भी चलिएगा। कौन सी ऐसी जनजाति है जो हिंदुओं के प्रसिद्ध त्यौहार दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है। कई बार मैंने आपको बताया, गलत होने की कोई संभावना आपकी नहीं होनी चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, 10 साल का कोई भी वनडे एग्जाम देखिएगा, निश्चित रूप से आपको ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, है ना। उत्तर क्या होगा, थारू।
कौन सी जनजाति आपकी ऐसी है, थारू जनजाति, जो कि दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है। और थारू के बारे में आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ। थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति है ना। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। गोरखपुर के तराई वाले बेल्ट में निवास करती है और साथ ही साथ इसका संबंध किरात वंश से है। वंश भी आपसे पूछा जाता है। किरात वंशीय हैं और बजहर नामक त्यौहार मनाते हैं। तो इतने फैक्ट आपके हो जाएंगे थारू के बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि आपसे पूछी गई है, एकमात्र ऐसी जनजाति जो दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है, उत्तर आपका हो जाएगा थारू, है ना। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी। यहीं पे कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करके एक प्रश्न मुझे बताइएगा कि भारतवर्ष में 2011 के आंकड़ों के आधार पे भारतवर्ष में सबसे अधिक संख्या में कौन सी जनजाति निवास करती है ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपके लिए पूछा गया कि सौरमंडल का सबसे चमकीला उपग्रह पूछा गया है। सबसे चमकीला उपग्रह का नाम आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट होगा और साथ ही साथ कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला भी होगा, है ना। यहाँ उपग्रह की बात की गई है। मैक्सिमम लोग क्या बताते हैं, शुक्र बताते हैं, है ना। सबसे चमकीला उपग्रह मैंने कई लोगों से पूछा है, स्टूडेंट से, जब भी उपग्रह की बात होती है मैक्सिमम क्या बताते हैं, शुक्र बताते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे चमकीला उपग्रह कौन है, टाइटन। सौरमंडल का सबसे चमकीला उपग्रह टाइटन है। किस ग्रह से रिलेटेड है, किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो बताइएगा शनि का, है ना। सबसे चमकीला उपग्रह पूछा जाता है, टाइटन बताइएगा। सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए, शुक्र बताइएगा। और सबसे चमकीला तारा अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे क्या, साइरस या डार्क स्टार। यह तीन चीजें हैं, तीनों कंफ्यूजन क्रिएट करती है। चमकीला तारा साइरस, चमकीला ग्रह शुक्र और सबसे चमकीला उपग्रह टाइटन, जो कि शनि ग्रह से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, किस महाद्वीप को आप विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं, है ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहिए, श्वेत महाद्वीप कह लीजिए, गतिशील महाद्वीप कह लीजिए। यह तीनों के तीनों उपनाम होंगे विश्व के 5वें सबसे बड़े महाद्वीप, जिसको आप कहते हैं अंटार्कटिका, है ना। अंटार्कटिका महाद्वीप 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और बर्फ की अधिकता की वजह से इसको आपने क्या कहा है, श्वेत महाद्वीप कहा है। गतिशील महाद्वीप सीजन के अनुसार, ऋतु के अनुसार अपने आकार का परिवर्तन करता है, इसलिए गतिशील महाद्वीप कहा गया है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, क्योंकि यह ऐसा महाद्वीप है जो आरंभ से ही वैज्ञानिक गतिविधियों का जो है केंद्र बिंदु रहा है। और यही कारण है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को आपने क्या कहा है, तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा है ना। इतने फैक्ट आपके हो गए अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए पूछा गया है, किस अनुच्छेद के तहत भारत की संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए चलिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आपके लिए। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, भाग 2 अनुच्छेद 11 5 से लेकर 11 तक जो है आपका भाग 2 का उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद 11 यहाँ पे आपका उत्तर सही होगा, जिसके तहत अनुच्छेद 11 के तहत जो है संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह क्या कर सकती है, नागरिकता के मामले में इंटरफेयर कर सकती है और उस पर कानून बना सकती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आप लोग के लिए। अगला प्रश्न जो आपके लिए है, संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना का जो विचार है, संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो सिंपल सा फैक्ट है, यहाँ भी आप गलत करेंगे। दो चीज़ें हैं, एक तो संविधान की उद्देशिका की भाषा होती है और एक संविधान की उद्देशिका का प्रस्ताव होता है या विचार होता है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है, उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया से, है ना। संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। और संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का जो विचार है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, उत्तर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका। यहीं पे कंफ्यूजन आपको होता है, ऑप्शन में अमेरिका भी देगा, ऑप्शन में आपको ऑस्ट्रेलिया भी देगा। भाषा पूछा जाए किस देश के संविधान से भाषा लिया गया तो ऑस्ट्रेलिया बताइएगा। विचार अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका उत्तर ऑस्ट्रेलिया गलत हो जाएगा, तब उत्तर क्या आपका हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, पूछा गया है कि किस समिति के प्रस्ताव पर या अनुशंसा पर जो है भारत में त्रिस्तरीय
समिति, पंचायत समिति की स्थापना का प्रावधान किया गया था। बेस आपसे पूछा गया है किस समिति ने ये प्रस्ताव दिया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों से। नाम बताइएगा, बलवंत राय मेहता, है ना, बलवंत राय BR मेहता कमेटी, है ना, बलवंत राय मेहता कमेटी। स्थापना इसकी हुई थी 1957 में, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसी कमेटी के प्रस्ताव पर 2 अक्टूबर सन 1959 से राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था, है ना। तो इतने फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पंचायती राज, पंचायती व्यवस्था DPSP के तहत अनुच्छेद 40 में और भाग 9 क में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका होगा कौन सा विटामिन है किसी स्वप्न को काफी समय तक याद रखने में सहायक होता है। विटामिन आपको 5-6 आपको मिलेंगे, कई विटामिन आपके हैं। पूछा गया है कौन सा ऐसा विटामिन है जो किसी स्वप्न को काफी अवधि तक, काफी समय तक याद करने में सहायक होता है। प्रश्न आपसे पूछा गया है विटामिन 6 बताइएगा, सॉरी विटामिन B6 है ना। विटामिन B6 एक ऐसा जो है आपका विटामिन होगा जो आप सपना देखते हैं और तुरंत उठ जाते हैं, तो कुछ हिस्से आपके सपने के याद रहते हैं। वह किस विटामिन का मान है? विटामिन B6। और विटामिन B6 का केमिकल नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, पूछा गया है आपसे प्रथम अम्ल वर्षा सूचकांक, प्रथम अम्ल वर्षा सूचना का केंद्र जो है वह किस देश में स्थापित किया गया था, है ना। विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहाँ पे होती है? नार्वे में। अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? नार्वे। नार्वे की राजधानी ओस्लो, और ओस्लो ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर अम्ल वर्षा सूचकांक, या कहिए कि प्रथम अम्ल वर्षा सूचकांक लगाया गया है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ओस्लो। ओस्लो यानी नार्वे। ओस्लो पोस्ट में कह सकते हैं, नार्वे की कैपिटल है, और यहीं पर जो है विश्व का पहला अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया था, है ना। अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का आपके लिए होगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपसे पूछी गई है, साइंस से लिया गया क्वेश्चन है। यह भी आप गलत नहीं करेंगे, मुझे पूरी तरह से मालूम है। फीमर हड्डी, है ना। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हड्डी बताइएगा, पैरों में ये पाई जाती है। तो ये फैक्ट आपका रहा आज का बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूं बेहतरीन विषय के साथ। एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।